तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एचपीटीजीटी के मिक्स एमसीक्यूज, राइट। तो पहले भी जैसे सेशंस हुए उसमें भी हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे, इसमें आपको प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन मैंने कुछ ज्यादा डाले हैं, क्योंकि कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर इंग्लिश की बात करें तो आपके 2 से 3 नंबर के प्रेपोजिशन के क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे ये। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, आराम से समझे, अकॉर्डिंगली अपना आंसर आप दे सकते हो। तो सवाल नंबर 1 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपके सामने, ही इज डल डैश फिजिक्स मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, राइट। तो डल के साथ या इस स्टेटमेंट में क्या पुट होगा? एट आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सो ही इज डल डैश फिजिक्स मैथमेटिक्स। अब क्या यहाँ पे कैसे अप्रोच करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रेपोजिशंस के अंदर 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो होता है कि जैसे आपने बोला आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, भाई टेबल के अकॉर्डिंग आपने उसमें ऑन डाल दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ही इज के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, राइट। फिजिक्स मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। अब ऐसे ही मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैंने बोला इफ आई से, सपोज अगर मैं ऐसे बोलता हूं ही इज गुड ब्लैंक मैथ्स, ठीक। अब आपको ही इज के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, मैथ्स का कोई रोल नहीं है, यहां पे एक्चुअली गुड के अकॉर्डिंग लगेगी प्रेपोजिशन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे क्विक है, क्विक एट होता है, उसी तरह गुड के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट लगती है। जैसे आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? टू। ये फिक्स्ड है, नोबडी कैन चेंज दिस। किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग विद नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू मी होगा, अकॉर्डिंग टू यू होगा, अकॉर्डिंग टू हिम होगा, अकॉर्डिंग टू देम होता है, राइट। सो वी ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू, नोबडी कैन चेंज दिस। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह ये जो गुड वर्ड है इसके साथ एट लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करने वाली बात है, याद करने वाली बात है। मैं यहां थोड़ी सी लिख देता हूं, जैसे गुड, गुड कभी आ जाए, बैड कभी भी आ जाए, आप इनके साथ एट लगाओ, राइट। फिर उसी तरह क्विक आ जाए, यहां पे क्या दे रहा है? डल दे रहा है, डल दे रहा है, तो डल दे रहा है, क्विक एट, डल एट, सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट लगती है। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ही इज डल इन फिजिक्स होगा या एट फिजिक्स होगा। चलो ऑफ और टू को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन बच्चा यहाँ पे इन करने की भी कोशिश करता है। तो आपको ये थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, गुड एट, बैड एट, क्विक एट, डल एट, राइट। फिर अगर मैं यहाँ प्रोफिशिएंट लिख देता हूं, अगर मैं बोलता हूं ही इज, डल की जगह अगर हम यहाँ पे प्रोफिशिएंट लिख देते हैं, ही इज प्रोफिशिएंट, तो फिर प्रोफिशिएंट के साथ आप इन लगाते, फिर आता इन, क्योंकि प्रोफिशिएंसी इन होता है। ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथ्स या इन मैथमेटिक्स, ही इज प्रोफिशिएंट इन, शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, राइट। तो फिर वो प्रोफिशिएंट के हिसाब से हमने उसके साथ इन डाला। तो इसको, इसका नाम बेसिकली इसको फिक्स्ड प्रेपोजिशन की टाइप बोलते हैं। तो ये सवाल था हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, राइट। तो यहां पे राइट प्रेपोजिशन पुट की जाएगी बेसिकली एट, एट आएगा इसमें। ही इज डल एट फिजिक्स मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही इज एब्सेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे इस सवाल का आंसर। ही इज एब्सेंट ड्यू डैश हिज इलनेस। अब ड्यू के साथ आपको प्रेपोजिशन पुट करनी है, तो ड्यू के साथ तो आप सभी जानते होंगे, है ना, कि ड्यू के साथ तो कभी विद नहीं आता, ड्यू के साथ कभी फॉर भी नहीं आता, ड्यू के साथ कभी इन भी नहीं आता। तो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ड्यू टू। सो ही इज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस, ऐसे बनेगा, ही इज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। पॉवर्टी इज ऑफन एन ऑब्स्टेकल्स डैश हायर स्टडीज। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन में अगर आपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर मेहनत कर ली तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हो सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, प्लीज्ड के साथ विद लगता है, अकॉर्डिंग टू होता है, अकॉर्डेंस विद होता है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, चार्ज्ड विद थेफ्ट होता है, चार्ज्ड के साथ विद लगता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करोगे तो कहीं ना कहीं जब आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, इतने क्राइम होते हैं,
इतने क्राइम हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में इतने क्रिमिनल वाली जो आर्टिकल्स आते हैं, तो जब आप उनको रीड करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे एक्यूज्ड वर्ब, आपको काफी मिलेगी आर्टिकल्स में। तो जब उसको यूज करेगा तो वहां प्रेपोजिशन भी लगा के देगा। तो मैं और लिख देता हूं, एक्यूज्ड ऑफ होता है, फिर आपका एक्विट ऑफ होता है, ये लीगल थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड वर्ड्स नहीं, एक्विटेड ऑफ। लेकिन एब्सॉल्व के साथ ध्यान रखना, एब्सॉल्व और एक्विट दोनों का मतलब सेम होता है। एब्सॉल्व के साथ ऑफ भी लग जाता है, एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम भी लग जाता है। अगर ऑप्शन में ऑफ दिया हो तो आप ऑफ करके आ सकते हो, फ्रॉम दिया हो तो फ्रॉम करके आ सकते हो, अगर दोनों ही दे रखे हो तो आप बोथ वाली ऑप्शन भी कर सकते हो, राइट। तो मतलब एब्सॉल्व फ्रॉम, एब्सॉल्व ऑफ, बोथ, इन दोनों का मतलब सेम होता है स्टूडेंट्स। भाई आपके ऊपर कोर्ट में कोई केस चला हुआ है, लेकिन कोर्ट में कुछ भी गवाह सबूत आपके सामने जो है पेश नहीं हुआ आपके खिलाफ, तो कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। फिर एक्विट का ऑपोजिट क्या हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है। आप जानते होंगे एक्विट का ऑपोजिट कन्विक्ट होता है, वो दोषी होता है। ही वॉज कन्विक्टेड मींस ही वॉज फाउंड गिल्टी। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका यहां तक कोई लेना देना नहीं है, राइट। हायर स्टडीज के अकॉर्डिंग हमने प्रपोजिशन नहीं बिठानी है, हमें यहां पे पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेकल्स के साथ क्या लगता है। अब ऑब्स्टेकल्स होता है रुकावटें, इंपेडिमेंट्स बोल देते हैं, हिंड्रेंसेस बोल देते हैं, है ना। ग्रोथ के रास्ते में जो कामयाबी होती है उसके रास्ते में बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ जाती है ना। तो ऑब्स्टेकल्स का मतलब भी क्या होता है, रुकावटें होता है, बाधाएं होता है। तो ऑब्स्टेकल्स के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको प्रपोजिशन हलवा लगेगी फिर, ठीक है, बहुत इजीली लगेगी। और आप बोलोगे कि सर मुझे तो पता है ऑब्स्टेकल्स टू होता है, ये फिक्स्ड है, हम इसको नहीं बदल सकते, ठीक है। आप ऑब्स्टेकल्स ऑफ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, इन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आ गए हम, हाँ ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। बोले व्हाई आर पीपल सो ऑब्सेस्ड डैश मनी। ऑब्सेशन होता है स्टूडेंट्स किसी चीज का पागलपन, है ना। ऑब्सेशन एक नेगेटिव वर्ड होता है, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी होते हो, पागल होते हो। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि लोग जो है पैसे के लिए इतने क्रेजी क्यों होते हैं, लोग पैसे के लिए इतने पागल क्यों होते हैं, है ना। तो व्हाई आर पीपल सो ऑब्सेस्ड। अब यहां पे देखो फॉर तो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर फॉर होता तो गलती करने के चांस थे। ऑब्सेस्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद लगती है, ऑब्सेस्ड विद होता है। Why are people so obsessed with money? तो obsessed is followed by preposition with actually, तो यहां पे with राइट आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब weary का आपको सिमिलर वर्ड देना है, राइट, सिमिलर वर्ड देना है आपको weary का, सिनोनिम्स पूछा है weary का। तो इसका मतलब आपको अभी यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी का चेक है, अगर आपको वोकैब का अच्छा नॉलेज होगा तो आप कर जाओगे। सो वेरी का जो राइट सिमिलर वर्ड बनेगा स्टूडेंट, इट्स नॉट केयरलेस, इट्स नॉट शिवरिंग, इट्स नॉट वीक, कमजोर नहीं होता है। वेरी का राइट सिमिलर होता है ट्रबल्ड, मुसीबत। राइट आंसर बनेगा आपका सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 5 नंबर बोल रहा है सिनोनिम्स ऑफ जेलस, है ना। जेलस मतलब जेलसी का सिमिलर पूछ रहा है आपसे। तो जेलसी क्या होता है, एक जेलसी होता है कि एनवी होता है, ठीक है। तो जेलसी का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो जेलस का या जेलसी वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव। ये होता है एक्चुअली लिटरल मीनिंग जेलसी का, अपनी चीजों को खोने का जो हमें डर लगता है उसको जेलसी बोलते हैं, फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव। तो इसका जो राइट सिमिलर बनेगा, नाखुश नहीं हो सकता, पछतावा नहीं हो सकता, रिमोर्स भी वही होता है। रिमोर्स इज ऑल्सो मतलब समथिंग यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन पास्ट, आपने पास्ट में कुछ गलत किया है और आज आप उसको लेके पछता रहे हो, रिमोर्स कर रहे हो उसके ऊपर, वो भी रिपेंट ही होता है, पछतावा ही होता है एक तरह से। तो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एनवीएस। जो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, जो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है, कि मैं कहीं अपनी चीजों को खो ना दूं। इसके ऊपर एक एरर भी आया था कि वहां पे दिया था पेपर में, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, औरत को एनवी हुई, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, एनवी से ही आपका एनवीएस बनता है। राइट आंसर यहां पे हमारा ए था।
मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। एनवी का मतलब कभी इसका सिमिलर आया स्टूडेंट्स तो आप ये करके आओगे पेपर में, ग्रज। एनवी का राइट सिमिलर ग्रज होता है, और ग्रज सीरीज पे तो हॉलीवुड मूवीज भी बनी है, 4-5 पार्ट आया ग्रज सीरीज पे। ग्रज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट करना, नफरत करना, किसी से आप बहुत नफरत करते हो, ये बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। जेलसी का एनवी हो जाएगा। एक्चुअल में एनवी नफरत होता है, हेट होता है, ग्रज भी होता है इंटरनल, आप इंटरनली किसी के लिए बहुत ग्रजेस रखते हो, खुन्नस रखते हो, है ना, किसी से बहुत नफरत करते हो, है ना, तो वो ग्रज होता है बेसिकली, राइट। तो एक्चुअली एनवी का मतलब ये होता है कि जैसे आपका पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है ना, उसने कार ले ली, नया फ्लैट खरीद लिया, और आप जल रहे हो, उससे नफरत कर रहे हो आप, क्या ये तो बहुत लाइफ में आगे है। सो थिंग्स विच अदर्स हैव एंड आई हैव एनवी फॉर दैट, एंड जेलसी मींस फियर टू लूज द थिंग्स विच वी हैव, अपनी चीजों को खोने का जो भय होता है उसको जेलसी बोलते हैं। चलो 6 पे आ जाइए, कंडेम। अब कंडेम भी आप जानते होंगे, कंडेम इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, राइट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, टू क्रिटिसाइज। और एक और अच्छा वर्ड बताता हूं आपको, पेपर में पूछा जाता है डिनाउंस। डिनाउंस भी आपका क्रिटिसाइज करना होता है, किसी की निंदा करनी होती है, तो डिनाउंस का भी ध्यान रखिए। कंडेम हुई तो ईर्ष्या करना, निंदा करना, तो डेस्पेयर तो आपका दुख होता है, किल मारना हो गया, हिट टक्कर होती है, आंसर होगा ए सेंसियो, राइट। सो 6th सवाल का राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट कुड बी सेंसियोर वुड बी द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट 7th, तो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल इजी सवाल है, बता सकते हो, बहुत इजी है। सिंसियरली की स्पेलिंग गलत है, बेगरली की गलत है, जोकुलरली की गलत है, पॉपुलरली की गलत है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में तो आपका नंबर जाना नहीं चाहिए। तो सिंसियरली की स्पेलिंग में ये स्पेलिंग होती है, SINCERELY, यहाँ पे ई भी लगा दीजिए, सिंसियरली। एक्चुअली यहाँ पे ए लगा रहा है, इसकी जगह ई आएगा बस, SINCERELY। बेगरली अपनी जगह सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ए। चलो 8वां पे आ जाइए। 8वां सवाल बोल रहा है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेम वही वर्ड है, अनरूली, अनड्यूली, फेथफुली, ऑफुली, राइट। तो आपको पता है कि जब कभी भी बाउल आ जाता है ना, तो अनड्यूली में तो ड्यूली DULY आएगा, यहाँ पे रूली आ गया, यहाँ पे फुली आ गया, तो फेथफुली में भी डबल एल आना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, इट्स FAITH FULL, इट्स फेथफुली, राइट। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट कुड बी फेथफुली। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा ये, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो। अब सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको टाइम पकड़ना होता है, टाइम। सेंटेंस को पढ़ के देखो, टाइम, टाइम कितने होते हैं, 3 टाइम होते हैं, टेंस में पढ़ा है हमने। एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक आपका पास्ट टाइम होता है, और एक आपका फ्यूचर टाइम होता है। भाई 3 ही तो टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। अब आपको देखना है कि ये बात कब की कर रहा है, टुमारो की बात कर रहा है, तो टुमारो प्रेजेंट तो नहीं है, टुमारो इज नॉट अ प्रेजेंट टाइम, एक्सप्लिसिट टाइम दे रहा है, क्लियर टाइम मेंशन है यहाँ पे। टुमारो इज नॉट अ पास्ट, ये भी नहीं है। टुमारो कौन सा टाइम है स्टूडेंट्स, फ्यूचर, राइट। अगर ये टाइम फ्यूचर का है तो आप फ्यूचर वाली ऑप्शन पिक करोगे। अब आपको यहाँ पे टेंस का नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, राइट। हैज रीच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है, कटा, प्रेजेंट नहीं आएगा, टाइम ही फ्यूचर का। पास्ट है, कट गया, ये पास्ट परफेक्ट है, कट गया, एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे फ्यूचर का, और वही आपका राइट आंसर बनेगा। बाय दिस टाइम, इस समय, कल आप बोल रहे हो, कल इस समय जो है वो वहां पे पहुंच जाएगी पॉजिटिवली, मतलब वो वहां पे पहुंच चुकी होगी, राइट। तो हम ऐसे बोलेंगे शी विल हैव रीच्ड देयर पॉजिटिवली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। प्लूरल पूछ रहा है आपसे चिमनी का, तो चिमनी का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपने देखा होगा, एक स्टोरी होता है, STORY, है ना। अब इसका प्लूरल कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, STORIES। आपको पता है Y काट के क्या लगा देते हैं, IES। लेकिन एक स्टोरी दूसरा भी होता है, आपने पढ़ा होगा EY वाला। ये कौन सा, जैसे वो मंजिल बोलते हैं ना कि मैं 5वें माले पे रहता हूँ, 5th स्टोरी पे रहता हूँ, मेरा जो रूम है वो 5th स्टोरी पे या 2nd स्टोरी पे या 3rd स्टोरी पे, ये वो वाली स्टोरी है, मंजिल वाला। तो यहाँ पे Y के साथ ही फिर आपको पता होगा इसकी फॉर्मेशन प्लूरल कैसे बनाते हैं, Y के साथ ही S लगाते हैं। इसमें Y काट के IES नहीं करते, कहानियों वाला होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी Y के साथ S लग जाएगा, चिमनीज। तो मैंने एक एग्जांपल आपको साथ में दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है जी।
कैसे, मतलब सिस्टम क्या होता है, कैसे बनना है, बैकग्राउंड नॉलेज। आगे देखिए, ठीक है, बोल रहा है विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ किस। तो किस का प्लूरल कैसे हो जाएगा? अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पीछे अपने एस लेते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, बॉयज होगा। ठीक है, बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, बुक्स हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल भी होते हैं जिनके पीछे ई एस लगता है ना। तो किस का प्लूरल होता है, किसेस। ठीक है, डबल एस ई एस रहेगा। ठीक है, डबल एस नहीं आता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आंसर बनेगा बी। चलिए 12वां पे आ जाओ। इफ इट डैश दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम। तो बुरा, अगर आज आफ्टरनून दिन में जो है बारिश होगी तो हम जो है घर पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर आज दिन में बारिश होती है तो मतलब बोल रहा है कि बंदा बोल रहा है कि हम आज जो है फिर घर पे स्टे करेंगे, जाएंगे नहीं बाहर। तो ये इमेजिनेशन है, मतलब बारिश अभी हो नहीं रही है, कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर बारिश होती है तो हम नहीं जाएंगे। तो जब कभी भी आपको पता है कि ये वाली जो क्लॉज होती है स्टूडेंट, सेकंड वाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, जो बिना कंजंक्शन के लिखा होता है वाक्य, इसका अपना पूरा एक मीनिंग है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी शैल स्टे एट होम, दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस वाक्य को अगर आप अकेला बोलोगे ना, वी शैल स्टे एट होम, कि हम आज घर पे रहेंगे, इसका पूरा मीनिंग मिलेगा आपको। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे कि अगर आज दिन को बारिश होती है, तो ये अधूरा सेंटेंस है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है शुरू वाली। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि अगर आज दिन को बारिश होती है, तो इसका तो पूरा मीनिंग नहीं मिल रहा ना। ठीक है, तो इन डिपेंडेंट क्लॉज तभी अपना मीनिंग देगी जब आप इसके साथ इंडिपेंडेंट पार्ट लिखोगे। तो वाक्य का मुख्य हिस्सा ये है, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, इसको आप मेन क्लॉज बोलते हैं। और इसका रूल ये होता है कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में रिजल्ट फ्यूचर टेंस में आता है, रिजल्ट यहां पे कौन से टेंस में आ रहा है स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में आ रहा है। तो रिजल्ट जब भी फ्यूचर टेंस में आता है तो कंडीशन हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। इसका पूरा शॉर्टकट ये है, इफ प्लस V1 या V1S और ES। अब V1S और ES क्यों लग रहा है, इट के साथ क्या आएगा, रेंस आएगा। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही शी इट, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं वहां पे, एस और एस लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ही गोज होता है, शी राइट्स होता है, इट रेन्स होता है। इट रेन तो नहीं बोलेंगे, तो एस और एस तो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से लगता है। तो ये शॉर्टकट है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, डिपेंडेंट क्लॉज का ये रूल होता है। और रिजल्ट जो आगे लिखा जाता है, रिजल्ट लिखा जाता है इस टेंस में, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। देख लो आप वहां पे शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, ये है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे मैं आपको बोलता हूं यू विल गेट सक्सेस, आप लोग कामयाब हो जाओगे। यू विल क्लियर द एग्जाम, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर ये कंडीशन लगा दी मैंने, तो कंडीशन मतलब अगर आप मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा, आपका पेपर पक्का क्रैक होगा। तो शॉर्टकट ये याद रखना आपने कि रिजल्ट जब भी फ्यूचर में होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती है। प्रिंसिपल क्लॉज सॉरी, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में लगती है। आई नो दैट यू डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। मैं जानता हूं, कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं जानता हूं तुमने डैश कर दिया, तुम्हारा जो विचार था, जो आइडिया मतलब विचार था, ठीक है, संस्कृत भाषा को सीखने का, उसको तुमने क्या कर दिया, तुम छोड़ चुके होंगे या तुमने छोड़ दिया है। हैव बीन गिवन गलत है, विल हैव गिवन गलत है, यू हैव गिवन अप द आइडिया, गिवन अप प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कि तुमने, मैं जानता हूं कि तुमने जो संस्कृत सीखने का जो तुम्हारा विचार था वो तुमने त्याग दिया है, वो तुमने छोड़ दिया है, राइट। तो परफेक्ट में जाएगा। 14 देखिए, पुष्पा डैश टू दैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 years। बार बार बोल रहा हूं, जब भी ऐसे सवाल आते हैं सबसे पहले टाइम चेक करो, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, राइट। अब टाइम यहां पे लगा रहा है फॉर द लास्ट 10 years, फॉर द लास्ट 10 years बोल रहा है जी, तो फॉर यहां पे आपको पता होना चाहिए फॉर क्या है। फॉर है आपका बेसिकली ड्यूरेशन, फॉर लगाते हैं हम हमेशा ही ड्यूरेशन, अवधि के लिए फॉर लगता है। और जब हम बात करते हैं सिंस की, सिंस आपको पता होगा टेंस में पढ़ा होता है सभी बच्चों ने, ये लगाते हैं बेटा पॉइंट के लिए। जब फिक्स टाइम होता है ना, सुबह से, शाम से, पिछले कल से, ठीक है, अपने बचपन से, तो ये इसके लिए सिंस लिखोगे आप, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जनवरी से, सिंस जनवरी, सोमवार से, सिंस मंडे, है ना, सिंस 2020। ये सीरियल आप बोल रहे हो कि ये जो सीरियल चल रहा है, ठीक है, वो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये बहुत पुराना है, 2015 से आ रहा है ये, या 2010 से चलता आ रहा है।
ये जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सीरियल है ये 2010 से चलता आ रहा है। कब से आ रहा है? 2010 से। अभी भी आता है, अभी भी आ रहा है। तो एक्शन पास्ट से शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। सो आप लोग दिस सीरियल हैज बीन कमिंग ऑन टेलीविजन सिंस 2010। तो ये एग्जैक्ट है। फिर फॉर कहां लगाते हैं? फॉर ऐसे लगाते हैं, ईयर्स आ जाएं भाई, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से, मिनट आ जाएं, घंटे आ जाएं, है ना, आवर्स हो, मिनट्स हो, फिर आपका जो है ईयर्स हो, डेज आ जाए, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, फॉर 2 minutes, फॉर 5 seconds, है ना। आप बोलते हो मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ, 1 महीने से पढ़ रही हूँ। सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 1 month, फॉर द लास्ट 1 year, फॉर द लास्ट 2 weeks, फॉर द लास्ट 2 days, फॉर द लास्ट 2 seconds, है ना। तो इन सब के साथ फॉर आता है। लॉन्ग टाइम के साथ भी ध्यान रखना फॉर आता है। तो जब भी फॉर सिंस ये टाइम आता है बेटा, तो कभी भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं लिखते, कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं लिखते, कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लिखते। आंसर होगा ए, हैड बीन गोइंग। सो पुष्पा हैड बीन गोइंग टू दैट कॉलेज। देखो आपको पता होना चाहिए दिस प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे क्लू होते हैं सेंटेंस में, है ना। मैं और दिस का प्लूरल, दिस का क्या बन जाता है नरेशन के अंदर? आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े होंगे। दिस का दैट बन जाता है, हेयर का देयर बन जाता है। दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये प्रेजेंट है। लेकिन दैट टाइम आई वॉज टीचिंग यू, अब दैट के थ्रू भी आपको रेफरेंस है कि भाई यहां पास्ट की ही ऑप्शन जाएगी, तो इज गोइंग आने का तो मतलब नहीं है। 15वां देख लो, बोले वाइल आकाश डैश समवन टुक अवे हिज मोबाइल, राइट। तो समवन टुक अवे हिज मोबाइल ऐसे बोल रहा है। तो वाइल आकाश, ये जो वाइल होता है, वाइल इज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी, while is not a conjunction of time, while is a conjunction of duration, duration अवधि को बताता है। while is a conjunction of duration, जबकि when is a conjunction of time, when is a conjunction of time, when I was a kid, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, आप टाइम को रेफर कर रहे हो। when I was kid I used to make so many mischief, so much mischief, sorry, many नहीं होता, much होता है। When I was kid, I used to make much mischief, मैं बहुत शरारतें करता था। तो आप टाइम को रेफर करें कि जब मैं सिंस, है ना, when I was in my चाइल्डहुड पीरियड, तो मैं बहुत मिस्चीवियस था, बहुत शरारती था। और while क्या होता है? while होता है ड्यूरेशन, और इसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। सो while आकाश slept नहीं, while आकाश was sleeping, जैसे आप बोलते हो while I was going there, while I was driving a car, I met with an accident. So while I was going, while I was driving, है ना, while के थ्रू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाते हैं इसको, और इसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है। So जब आकाश सो रहा था, तो क्योंकि was क्यों आया? क्योंकि आगे टुक लगा रहा है ना, आगे पास्ट का रेफरेंस दे रहा है, तो आप प्रेजेंट में तो बोल नहीं सकते कि आकाश जब सो रहा है तो उसका फोन चोरी हो गया था, ऐसे तो नहीं है। ये तो एक्शन ही पास्ट का, कि जब वो सो रहा था तो उसका फोन वहां से मतलब चोरी हो गया, या कोई उसका कोई उसका फोन ले गया, है ना। तो आंसर बनेगा was sleeping। सो 16, ये नंबरिंग में गलती है, 16 सवाल है। एनिमल्स विच गिव मिल्क, क्योंकि 15 हमारा हो चुका है, हाँ ये 16 होगा। जो जानवर दूध देते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सारे क्या देते हैं? ये मिल्क देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं, तो रेंगने वाले होते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? मैमल्स, दीज आर कॉल्ड मैमल्स। 17 सवाल देख सकते हो, ठीक है। लोकेशियस का आपसे क्या पूछ रहा है? राइट, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है। 17 सवाल, है ना। कभी भी ध्यान रखना, LOQ ये कभी भी किसी वर्ड में आ जाए, किसी शब्द में आपने देखा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लोक रूट आती है। लोक इज अ रूट वर्ड। कभी भी ये जड़ आ जाए, ये रूट आ जाए, है ना, तो आपको एकदम समझ आना कि ये स्पीक से रिलेटेड है, वर्ड बोलने से रिलेटेड होती है। ये रूट हमेशा स्पीक से रिलेटेड होती है, स्पीच से रिलेटेड होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं एक और वर्ड आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, जैसे एक वर्ड होता है सोलिलोकी, SOLILOQUY। अब आपको पता है इसमें भी लोक आ रहा है। ये जो रूट होती है स्टूडेंट्स, ये पहले भी आ सकती है वर्ड के, ये वर्ड के मिडल में भी आ सकती है, और ये एंड में भी आ सकती है। रूट वर्ड कहीं पे भी आ सकता है। तो यहां तो आंसर हमें मिल गया, लोकेशियस होता है जो बहुत बातूनी होता है, टॉकेटिव जो बहुत गैरलस होता है, बहुत वर्बोस होता है, जो बहुत बातें करता है। इसके लिए 2 वर्ड और भी हैं, ठीक है। लोकेशियस के लिए आप गैरलस लिख सकते हो, ये भी बातूनी होता है। एक आप वर्बोस लिख सकते हो, ये भी बातूनी होता है।
ये सारे बातों नहीं होते, बहुत बातें करते हैं, राइट। तो सॉलिलोकी का मतलब क्या होता है, अब आप जानते होंगे सॉलिट्यूड, है ना। सॉलिट्यूड क्या होता है, एकांत में रहना, अकेले रहना। अब सॉली में आ गया तो मतलब सॉली आ गया तो एकांत की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है। लोक आ गया तो स्पीक की बात कर रहा है। तो सॉलिलोकी का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो खुद से बात करता है। स्पीकिंग टू वन सेल्फ, टॉक टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करने को क्या बोलते हैं, सॉलिलोकी बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी लोक रूट आ रही है। तो जब कभी भी लोक रूट आ जाए तो आप एकदम कैच करो कि यार ये बोलने से रिलेटेड होगा वर्ड, तो कहीं ना कहीं रूट हमारा पर्पस क्लियर करती है। मैंने और वर्ड भी आपको अटैच करके बता दी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ही इज नॉट फिट डैश द जॉब, ही इज नॉट फिट ऑफ द जॉब, इन द जॉब, विद द जॉब, फॉर द जॉब। इजी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल तो आप कभी भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे सवालों में भी दिक्कत है तो मतलब सेंस पुअर है फिर आपकी, है ना। तो सिंपल सी बात है, इज नॉट फिट फॉर द जॉब ही होगा, ऑफ द जॉब तो नहीं हो सकता, फॉर द जॉब होगा। ये सेंस वाला क्वेश्चन है, सेंस के थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और सेंस कहां से बिल्ड होती है, रीडिंग से। अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, कुछ ना कुछ रीडिंग करते हो, तो आपकी सेंस बिल्ड होगी और वहां से ऐसे सवालों को करने में आपको बहुत हेल्प होगी। इंग्लिश को कभी आप रूल के आधार पे नहीं कर सकते कि मैं हर सेंटेंस में रूल लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मैं इंग्लिश को टैकल करूंगी, ऐसे नहीं होता। कितने रूल याद रखोगे, पेपर में सारे रूल रेगुलेशन भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो पेपर में बहुत सारी चीजें होती है, कई बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन होती है ना, मतलब प्रेशर होता है, तो क्या रूल याद रखोगे वहां पे, ऐसा नहीं होगा। 19, सवाल नंबर 19 देख सकते हो, आई फील डैश यू इन योर ट्रबल। अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, आई फील डैश यू इन योर ट्रबल। तो क्या बोलना चाह रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। फैक्ट दे रखा आपके सामने, 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ गए कि एग्जामिनर किस संदर्भ में बात करना चाह रहा है तो आपका आंसर सही जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और सोच रहे हो, उसने कुछ और वे से क्वेश्चन को डाला है तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा, आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू इन योर ट्रबल। तो जब आप मुसीबत में होते हो तो मैं उस चीज को फील करता हूं, महसूस करता हूं या करती हूं, तो फॉर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 19, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है जी। ही इज ट्रू डैश हिज मास्टर, मतलब वो अपने मालिक के लिए बहुत वफादार है। वो अपने मालिक के लिए, मास्टर मतलब अंग्रेजों के टाइम में आपको पता है मास्टर मतलब मालिक को बोलते थे, है ना, जैसे हम ऑनर बोलते हैं आजकल। सो भाषा जो डायनामिक होती है, वर्ड्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाती है लैंग्वेज, राइट। डायनामिक होती है लैंग्वेज ऑलवेज, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज डायनामिक, राइट। तो ट्रू टू होता है, मतलब वो अपने मालिक के लिए बहुत वफादार है। सो ही इज ट्रू टू हिज मास्टर कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इजी सवाल है। 21 नंबर, अपार्ट डैश द प्राइज ही गॉट अ सर्टिफिकेट। तो जैसे आप बोलते हो कि अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम माई स्टडी, अपार्ट फ्रॉम माई स्टडी आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो, है ना, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा, अपार्ट फ्रॉम, डी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम द प्राइज ही गॉट अ सर्टिफिकेट। और 21 नंबर क्या बोल रहा है, स्ट्राइक अ बार्गेन, स्ट्राइक अ बार्गेन। एक्चुअली ये 21 नहीं है, 22 हो गए, 22, राइट। एक क्वेश्चन मतलब नंबरिंग में चेंज गड़बड़ है। तो स्ट्राइक का बार्गेन एक इडियम है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्ट्राइक का बार्गेन का मीनिंग क्या होता है। स्ट्राइक का बार्गेनिंग करते हैं ना, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो मार्केट में तो हम शॉपकीपर से क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। सेल्समैन जो होते हैं, बेचने वाले, है ना, कोई सूट दिखाया, वो कीमत बता रहा है 1200 रुपए, आप बोल रहे नहीं मैं तो 700 से ज्यादा नहीं दूंगी। फिर वो थोड़ा सा घट जाता है कि भाई मैं तो फाइनल रेट बताओ क्या है, तो वो बोलता है मैं 1000 दूंगा, तो आप बोलते नहीं चलो मैं 800 दे देती हूँ। फिर ऐसे उसको बार्गेनिंग बोलते हैं। तो क्या होगा, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। माइजरली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। टू नेगोशिएट अ डील कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर बनेगा, राइट। तो 22 क्वेश्चन मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवा दिए। तो यही पैटर्न रहता है, वोकैब आएगी, वन वर्ड आएंगे, इडियम्स आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगी, ठीक है। एरर के क्वेश्चन भी आते हैं जो आज के सेशन में एरर मैंने नहीं डाले थे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।